7 अक्टूबर 2023 के अटैक को इसराइल का 9/11 कहा जा रहा है और जैसे 9/11 के बाद यूएस ने मिडिल ईस्ट को तबाह व बर्बाद करके रख दिया था, वैसे ही अब इसराइल ने ठान ली है कि गज़ा विल नेवर गो बैक टू व्हाट इट वाज। इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक इसराइल ने फ़लस्तीन पर 6000 बम गिराए हैं और 2500 लोगों को कत्ल किया है, जबकि 1000 फ़लस्तीनी लापता हैं। लेकिन हमास ने क्यों यह अटैक किया? इसके पीछे वजह क्या थी? क्या उनको नहीं पता था कि इसराइल रिटेलिएट करेगा और गजा को मिसमार कर देगा? अटैक के बाद पूरा का पूरा वेस्ट ही इसराइल के सपोर्ट में खड़ा हो गया और बाइडेन समेत सब वेस्टर्न लीडर्स ने ये नैरेटिव बनाया है कि हमास और फ़लस्तीन एग्रेसर्स हैं। गजा पर दरिंदगी से किए हुए हमले को टेररिस्ट के खिलाफ जंग के तौर पर वेस्ट ने सपोर्ट किया। तो क्या फ़लस्तीन और हमास सच में एग्रेसर्स हैं? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि हमास ने आखिर यह अटैक क्यों किया। हमास की इसराइल पर इस दफ़ा या इससे पहले भी अटैक करने की सबसे पहली वजह तो यह है कि द पैलेस्टीनियंस कांट ब्रीथ। इस वक्त फ़लस्तीन 2 टेरिटरीज में डिवाइडेड है। इनमें वेस्ट बैंक और गजा शामिल है। गजा जहां हमास का कंट्रोल है और जहां से अटैक हुआ था, वो आज दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन है। इसके नॉर्थ और ईस्ट की तरफ इसराइल की टेरिटरी है जो कि दीवार के जरिए कम्प्लीटली बंद है। एक तरफ मेडिटेरेनियन सी है जो कि अगेन इसराइल नेवी ने बिल्कुल बंद किया हुआ है। साउथ की तरफ इजिप्ट की सिनाई डिजर्ट के साथ बॉर्डर है, लेकिन यहाँ से इजिप्ट की इजाजत के बगैर कोई भी फलस्तीनी पास नहीं कर सकता और इजिप्ट भी इसराइल के खिलाफ जाने से पहले 10 दफा सोचता है। गजा से निकलने के लिए 7 क्रॉसिंग बनाए हुए हैं, लेकिन 2007 में इसराइल ने जब ब्लॉकेड लगाया उसके बाद सिर्फ 3 ही क्रॉसिंग ओपन है। गजा में 265 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 20 लाख लोग कैद हैं। इस हिसाब से ये दुनिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। फलस्तीन के 64% से ज्यादा हाउस होल्ड्स फूड इनसिक्योर हैं। दोनों टेरिटरीज को मिलाकर 45% अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि दुनिया में सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स में से है। गजा की कोई रियल इकोनॉमी है ही नहीं और ये कम्प्लीटली इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एड पर ही डिपेंड करता है। लेकिन इन सब के बाद बात आती है वायलेंस की। सिर्फ 2008 से 2021 के दरमियान इसराइल ने 4 बड़े मिलिट्री अटैक्स किए, जिनमें करीब 6500 फलस्तीनी जान बहक हुए। 9 अक्टूबर के बाद इस लिस्ट में 2500 और जानी नुकसानात का इजाफा हुआ। इसके अलावा गजा में फूड, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी जैसे बेसिक फैसिलिटीज पर भी इसराइल का कंट्रोल है। इसराइल जब चाहे ये चीजें बंद करा सकता है। गजा में फार्मर्स पानी के लिए खोद भी नहीं सकते और जमीन के अंदर 3 फीट से ज्यादा खुदाई करने की इजाज़त भी नहीं है। फ़लस्तीनी और उनके सिंपैथाइजर्स पूरे दुनिया में और फ़लस्तीन के अंदर भी पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। ऐसे में क्या ही रास्ता बचता है? हमास जैसे ग्रुप्स का पावर में आना फिर नेचुरल है, जिसका मतलब इसराइल के खिलाफ हमास का कोई भी अटैक वायलेंस नहीं बल्कि काउंटर वायलेंस है। और ये काउंटर वायलेंस उसी तरह है जैसे अल्जीरियंस ने फ्रांस से निजात के लिए किया था और जैसे इंडिया में भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। यानी ये एक डी कॉलोनियल काउंटर वायलेंस है। और ये बात हमें लेकर जाती है दूसरे रीजन की तरफ, यानी फ़लस्तीनियों के पास हर तरह से रेजिस्ट करने का पूरा हक है, क्योंकि उनके ऊपर दूसरे मुल्क का कब्जा है। हिस्टोरिकली तो फ़लस्तीन इस पूरे इलाके का नाम है जहां अब इसराइल और फ़लस्तीन दोनों ही हैं। लेकिन 1948 में फ़लस्तीन के इलाके में ही ताकत के जोर पर वेस्टर्न पावर्स ने मिलकर इसराइल का स्टेट डिक्लेयर किया। 1948 में ही फ़लस्तीनियों को अपनी ज़मीन से बेघर किया गया। इस इवेंट को फ़लस्तीनी आज नकबा यानी द ग्रेट ट्रेजिडी के तौर पर याद करते हैं। इस तरह से ज़मीन खाली करवा कर ही इसराइल बनाया गया और फ़लस्तीनी पॉपुलेशन को गजा और वेस्ट बैंक में लिमिट किया गया। लेकिन इतना ही नहीं, फिर 1967 में इसराइल ने गाजा और वेस्ट बैंक पर कब्जा करके उनके ऊपर पूरा कंट्रोल ले लिया। उस साल मज़ीद 3 लाख फ़लस्तीनियों को एक्साइल किया गया। इसके बाद फिर इवन वेस्ट बैंक के अंदर इसराइल आहिस्ता आहिस्ता सेटलमेंट्स बढ़ाता गया और ओस्लो एकॉर्ड्स के टाइम तक वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। जनवरी 2023 तक ये सिचुएशन थी कि वेस्ट बैंक के अंदर टोटल 114 इसराइली सेटलमेंट्स बन गई थी, जिनमें करीब 4,50,000 इसराइली रहते हैं। इस सब से ये क्लियर हो जाता है कि इसराइल ने सिर्फ फ़लस्तीन को कोलोनाइज किया, बल्कि ये एक ऑन गोइंग सेटलर कॉलोनी है जो कि दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी क्लेम कर रही है। तो फलस्तीनी जाए तो जाए कहाँ? उनके पास काउंटर वायलेंस के अलावा क्या ही रास्ता रह जाता है?
خود UN ریزولوشن نمبر 3743 کے مطابق آکوپائڈ لوگوں کے پاس رائٹ ٹو ریزسٹ ہے اور اس میں آرمڈ ریزسٹنس بھی ان کا حق ہے۔ فائنلی بات کرتے ہیں حماس کے لیٹسٹ اٹیک کی ٹائمنگ پر۔ اسرائیلی سیٹلمنٹس اور بلاکیڈ کا سلسلہ تو جاری و ساری تھا ہی، لیکن لیٹ سپٹمبر میں سعودی عربین کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ریلیشنز کو نارملائز کرنے کے بہت قریب آئے ہیں۔ ایسے میں مسلمز اور عرب کنٹریز کو دوبارہ جگانے کے لیے حماس نے یہ اٹیک کیا، اور حالانکہ ان کو پتا تھا کہ اسرائیل ریٹیلیٹ کرے گا، ریٹیلیشن سے بچنے کے لیے حماس نے اسٹریٹجی یوں بنائی تھی کہ بہت سارے اسرائیلیوں کو ہاسٹیج بنا کر غزہ لے کر پہنچ گئی تھی، لیکن پھر یہ معلوم ہوا کہ اسرائیلی لیڈرز اپنے بلڈ تھرسٹ میں اسرائیلی جانوں کی بھی فکر نہیں کرتے۔ ہاں، اس بات کو ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں کہ اسرائیل میں بھی گھس کر عام عوام کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیا اسرائیل کی جوابی کارروائی بھی کوئی سینس بناتی ہے؟ اسرائیل کی ریٹیلیشن پر یہ بات نوٹ کرنا لازمی ہے کہ اس نے حماس کے اٹیک کا بدلہ غزہ کے ہر بچے، بوڑھے، مرد اور عورت سے کلیکٹیو پنشمنٹ کے طور پر لیا۔ اسرائیل فلسطین کے اوپر ہم ایک پوری ویڈیو سیریز بنائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی ورلڈ افیئر اور جیو پالیٹکس پر اصلی فیکٹس جاننے کے لیے سبسکرائب کر کے ہمارے چینل کو فالو کریں۔